वेक्टर रेजोल्यूशन क्या होता है, वेक्टर को अलग अलग 3 एक्सिस के अलोंग हमने रिजोल्व किया, 2D में रिजोल्व किया, 3D में रिजोल्व किया, फिर कुछ फंक्शंस देखे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बता रहा था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, हमें ये डेरिवेशन मिला था। इस हिसाब से हमने निकाला था कि टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा, अच्छा इसमें तो अल्फा आता था, टेन अल्फा, अल्फा वाज क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला देखा था हमने। तो ये सब चीज देखे, फिर हमने देखा कि कंपोनेंट वाइज एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन एक तो था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये हो गया। अगर हमें मैग्नीट्यूड दिया हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके कर लेंगे। अगर हमें कंपोनेंट वाइज दिया हो, जैसे वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी है, वेक्टर 3c है, इसके अलग 3 कंपोनेंट है। अगर हमें वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए हो तो कंपोनेंट वाइज एडिशन, कि x कंपोनेंट एक साथ ऐड कर लो, y एक साथ कर लो, z एक साथ कर लो, इन सबको ऐड करने के बाद हमें 3 अलग अलग कंपोनेंट मिल जाएंगे, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता था कंपोनेंट वाइज, ये देखा था। देन वी शिफ्टेड, फिर हमने ये क्वेश्चंस करे थे बेटा, ये कराया था, ये आपको दिया था, कुछ लोगों ने किया, फिर क्लास में भी शायद सोल्व किया था इसको। देन अब बात आती है प्रोडक्ट की, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर हमने देखा कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें 2 चीज थी, एक तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट था, एक वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट था। स्केलर प्रोडक्ट क्या था कि अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन होके आए स्केलर क्वांटिटी तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, या फिर ए डॉट बी, ए और बी के बीच में डॉट लगा है तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्रॉस लगाएं बीच में तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल देंगे इस क्रॉस की वजह से। या फिर बोलेंगे कि अगर फाइनल आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 वेक्टर्स, अगर हमारा फाइनल आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आए, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। फिर हमने देखा पहला कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी। फिर आपको बताया मैंने कि बेटा ये दिस इज द ओनली फॉर्मूला ए बी कोस थीटा, ये आपको याद रखना है। इसके अलग अलग हमने इंटरप्रिटेशन देखे, एक तो ये था कि ए बी कोस थीटा, फिर हमने प्रोजेक्शन वाइज देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये तो ये क्या था, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए बी कोस थीटा हो गया, ठीक। फिर इसका उल्टा हो सकता था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो प्रोजेक्शन कौन सा, ए का, ये वाला, और ये मैग्नीट्यूड बी, तो प्रोजेक्शन इधर से डालेंगे तो ये आएगा ए का बी पे, ऊपर से प्रोजेक्शन नीचे डालेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए आ जाएगा। तो ये 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशन देखे थे। फिर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था कि ये कुछ नहीं है, वेक्टर ए अगर है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है या कोई और वेक्टर क्वांटिटी लग रही है तो उसका इफेक्ट अलोंग द वेक्टर बी क्या आएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इसका क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू नो प्रोजेक्शन की हेल्प से। तो वही आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में। और फाइनली सब मिल मिला के आंसर आ रहा था ये कि अगर वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला था। इसके बेसिस पे हमने नीचे वाला क्वेश्चन किया था जिसका आंसर 3 आया था बच्चों, आपने बताया था। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखी थी, कॉम्पिटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब कोस थीटा 1 होगा, यानी कि 0 डिग्री पे पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो मैक्सिमम होगा डॉट प्रोडक्ट। फिर हमने ये देखा था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फिर एक ये चीज देखी थी कि यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर कंपोनेंट वाइज देखा कि ये 6 के 6 टर्म्स ये हो जाएंगे 0, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं उनका, अगर आई कैप है वो जे कैप और के कैप के साथ क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और कोस ऑफ 90 आपको पता है, कोस ऑफ 90 कितना होता है, 0। तो ए डॉट बी अगर हम निकालें किसके रिस्पेक्ट में, यूनिट वेक्टर्स के में, तो मान लो मैं आई डॉट जे निकालता हूँ, आई डॉट जे, तो आई कैप डॉट जे कैप इसको निकाल रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, ये बताया था कोस ऑफ 90 डिग्री आएगा, कोस 90 कितना तो 0, तो 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी, ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशन हो जिसमें यूनिट वेक्टर्स अलग अलग हो तो वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, बस सेम यूनिट वेक्टर होगा, वो ही 3 टर्म नॉन 0 बचेंगी, हमने देखा था। इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे बेटा। तो ये हमारा आ गया क्या, कंपोनेंट वाइज डॉट प्रोडक्ट अगर लेना है, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, ये देख लिया था। देन फिर ये क्वेश्चन किया था हमने, ये क्वेश्चन करके आंसर आया था -9, और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया था। किसी ने किया है, डाउट है तो पूछ लो। चलो, फिर हमने डिस्कशन किया कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, ए क्रॉस बी,
जैसे वहां पे ए बी cos थीटा था, ऐसे यहाँ पे ए बी साइन थीटा है। साथ में एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, वो एन कैप आ रही है। एन कैप क्या बताया था कि इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। तो मुझे ए और बी वेक्टर दिखाई दिए। वेक्टर ए क्या है, ये पर्पल कलर का दिख रहा है, दिस इज वेक्टर ए, और ब्लू कलर का वेक्टर बी है। अगर मुझे इनका वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, आई वांट टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी, तो कैसे लूंगा? आई विल multiply magnitude of A by magnitude of B and then sine of angle between the two vectors। यहाँ पे थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। थीटा वेक्टर, थीटा एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन दिस केस। तो इसको करने के बाद फिर हम डायरेक्शन के ऊपर जाएंगे। भाई एन कैप यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है। एन कैप क्या है ये बताया था, राइट हैंड थंब रूल से आपको एक डायरेक्शन मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम वेक्टर ए टू बी, ए क्रॉस बी। तो राइट हैंड थंब रूल से हमें अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगी। या फिर बी डॉट ए, इस प्लेन में, प्लेन ऑफ वेक्टर्स आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, डिस्प्ले, अगर इस प्लेन में मैं अपने हाथ को रखूं और रोटेट करूं ऐसे, कर्लिंग ऑफ माय हैंड्स, ये क्या देखा, कर्लिंग ऑफ माय फिंगर्स क्या देगा, जिस डायरेक्शन में मुझे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और मेरे थंब की जो डायरेक्शन है दैट विल शो मी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी लूंगा तो एन कैप ऊपर की साइड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर बी क्रॉस ए लूंगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये मुझे डायरेक्शन मिल गई थी। फिर ये राइट हैंड थंब रूल बताया था। इसके बाद हमने देखा था कि ए क्रॉस बी ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ये तो खैर आज भी डिस्कस करेंगे दोबारा से अभी। फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखे थे, ये तीन डायरेक्शन देखी थी, आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखा था कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर इसके जस्ट अपोजिट जो येलो वाली है इसमें मूव करूंगा तो नेगेटिव साइन आएगा। ये हमने देख लिया था बेटा। फिर अरे सुन क्यों हो गए सब लोग, देखा था ना ये? यस हाँ, सर। यस आई सर। क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तीनों की तीनों चीजें क्या क्या आएगी? जैसे वहां पे तीन टर्म्स जीरो थे, वो तीन टर्म नॉन जीरो थी, ऐसे यहाँ पे तीन टर्म जीरो है खाली, क्योंकि साइन ऑफ 90 बेटा, जब ये साइन ऑफ क्या बोलते हैं 90 वो वन होगा, और साइन ऑफ जीरो जब एंगल जीरो होगा, कब कब होगा, आई के केस में, जे के केस में, के केस में। तो साइन ऑफ जीरो जो होगा वो क्या होगा, जीरो। तो तीन ही ऐसे केस होंगे वो जिनमें फाइनल जो आंसर आएगा इनका प्रोडक्ट वो होगा एक नल वेक्टर। तो ये हमने देख लिया था। बाकी छह क्वांटिटीज नॉन जीरो होंगी, और उनमें अगर मुझे साइन कन्वेंशन निकालना है तो उसको निकालने का तरीका ये वाला है, इधर से ऐसे निकलेगा। फिर इसी के बेसिस पे यस हमने देखा सर। था कंपोनेंट वाइज कि आई क्रॉस आई, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, और ये जीरो हो जाएगी। बची कितनी, छह टर्म्स बच गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छठी। इन छह के छह को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। और इसी चीज को दूसरा तरीका बताया था कि ये क्या बोलते हैं, ये डिटर्मिनेंट के तरीके से भी निकाला जा सकता है, डिटर्मिनेंट। तो इससे भी कुछ बच्चे निकालेंगे आंसर। बस यहाँ ध्यान ये रखना कि सेकंड वाले में नेगेटिव आता है, देखो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, माइनस जे। तो यहाँ माइनस जे रख दो, यस या तो सर। पहले ही, अगर किसी को पता है तो, नहीं तो आप ये ऐसे आता है -1 की पावर रो का नंबर n प्लस एम। एन इज द रो, कौन सी nth रो है, और m नंबर ऑफ कॉलम है, mth कॉलम। तो n प्लस एम, ये आप जब उसमें देखोगे 105 पेज पे दे रखा है मैथमेटिक्स की बुक में, 11th की, सॉरी 12th की। तो वहां पे आपको पता पड़ेगा कि ये वहां से आ रहा है मेट्राइसिस में से। उसके बाद फाइंड ए क्रॉस बी, ये क्वेश्चन करा दिया था क्लास में, और ये दूसरे वाला आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये सेकंड क्वेश्चन किसी ने किया है बेटा? नहीं किया तो अभी अटेम्प्ट कर लो, मैं बताता रहूंगा, आप लोग करते रहो। देखो यहाँ यस पे सर। वी हैव टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2a एंड 5b। तो पहले a और b दिया है मुझे, 2a और 5b नहीं दे रखा। तो पहले मैं 2a फाइंड आउट करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a विद 2। तो 2a निकाल लूंगा सबसे पहले तो पहले 2a निकालूंगा, उसकी कुछ वैल्यू आएगी। फिर 5 टाइम्स वेक्टर b निकालूंगा, उसकी कुछ वैल्यू आएगी। फिर जो भी वेक्टर आएंगे इधर, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा। तो वो मुझे फाइंड आउट करना है। करो करो सब लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, बस अटेम्प्ट कर लो, आए या ना आए आंसर वो एक अलग मैटर है, सब लोग अटेम्प्ट करो।
मैं डिस्कस कर दूंगा बेटा फिर। तब तक मैं दूसरी फाइल लोड कर देता हूँ आपकी क्लास में। लिंक लिंक मैंने डाल दिया है आपकी क्लास में ना, ये नोट्स डाउनलोड करने का, जस्ट अभी डाला है क्लास से पहले, तो सब लोग कर लेंगे डाउनलोड वहाँ से। कोशिश करूंगा इस वीकेंड पे मैं संडे के दिन या तो एक वेबसाइट बना दूं आप लोगों के लिए, तो वो इजी हो जाएगा। मान लो कि ग्रुप में से मैसेजेस ढूंढना थोड़ा टफ हो सकता है जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे जाएगा, तो आपको एक यूनिवर्सल लिंक भी दे दूंगा मैं कि जिस पे कभी भी जाओ जो भी चीज़ें एक साथ है इकट्ठा मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। तो मैं एक वेबसाइट बना दूंगा वीकेंड पे, इस वीकेंड पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। क्योंकि कभी फ़ोन टूट जाए, फ़ोन बदल जाए, तो वो पुराने मैसेज डिलीट हो जाते हैं, तो वो एक दिक्कत रहती है बेटा। और दूसरे सब्जेक्ट्स का तो मुझे लग रहा है कि जो फाइल्स शेयर कर रहे हैं उनका तो एक और इशू आ जाएगा कि फाइल्स तो एक बार गई तो गई, मैसेज का फिर भी लिंक इज अवेलेबल बैकअप में से, फाइल्स गुम हो सकती हैं। कोई नहीं, फिजिक्स में आपको मिल जाएगी, वेबसाइट दे दूंगा मैं। बस अगर ना दूं तो आप मेरे को याद दिलाने का काम याद रखना बेटा, कई बार मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। कोई भी बच्चा बस मेरे को याद दिला देना, सर आपने एक बार वेबसाइट के लिए बोला था, तो हो जाएगा, दैट इज़ नॉट अ बिग टास्क। कर देंगे, हम जानते हैं इतना करामात करना बेटा। आया किसी का आंसर? कुछ बच्चों को तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का ही बड़ा इशू है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। ठीक है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो डिस्प्ले पे। अब हमें दिया है वेक्टर ए दिया है, तो मुझे 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए निकालना है। देखो कैसे निकालूंगा, आई कैप दिया हुआ है तो 2 आई कैप हो जाएगा, -5 जे कैप है तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -10 जे कैप, के कैप है तो 2 के कैप। ठीक है, फिर 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी निकाल रहा हूँ तो 3 आई कैप था, ये रहा इधर, इसको क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आई कैप आ गया। फिर जे कैप था तो ये 5 टाइम्स जे कैप हो गया। फिर 6 के कैप था तो 6 × 5 30 के कैप हो गया। ठीक है, अब मुझे ये दो वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, 2 आई कैप -10 जे कैप +2 के कैप, मल्टीप्लाई करना है 15 आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट, और 5 जे कैप देन 30 के कैप। अब देखो बेटा, अब मेन मुद्दा आएगा ना, वो डायरेक्शन लेते टाइम आएगा, I J K मैं ऐसे बना लूंगा इसको, ये एरो बना लूंगा। अगर मैं इन एरोज की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे पॉजिटिव साइन लेना है, अदरवाइज नेगेटिव लेना है। ठीक, अब देखो पहला टर्म उठा रहा हूँ 2 आई कैप, इधर 15 आई कैप, I × I, ये मैंने आपको अभी बताया कि I × I, J × J, K × K हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल जीरो होगा और साइन ऑफ जीरो जीरो होता है। तो उस कंसेप्ट को यूज करते हुए 2 आई कैप क्रॉस 15 जे कैप, तो ये वैल्यू जीरो लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आई इस I × I, देखो क्या होगा, मैं लिख ही देता हूँ बेटा, 2 आई कैप क्रॉस 15 आई कैप, तो 2 × 15 तो 30 आया। फिर I कैप क्रॉस I कैप, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। इसको मैं सोल्व करूंगा तो I कैप क्रॉस I कैप, ये मुझे पता है जीरो होता है, तो 30 × 0, इसलिए मैं इसको काट के पूरा का पूरा जीरो लिख रहा हूँ। तो ये होता क्यों है अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद 2 आई कैप को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 15 जे कैप से, तो देखो 2 आई कैप को 5 जे कैप से, तो 10, 5 × 2 10 हो गया। I × J क्या होगा यहाँ से देखो, अब I × J, आई से जे की तरफ जा रहा हूँ तो के आएगा और पॉजिटिव साइन का आएगा, तो I × J क्या होगा, K कैप। फिर आया 2 आई कैप × 30 के कैप, ठीक है जी, 2 × 30 तो 60 हो गया। I × K, तो I × K
तो मैं आई से के की तरफ आ रहा हूँ तो उल्टी दिशा में आ रहा हूँ तो माइनस माइनस क्या माइनस जे कैप। फिर 15 जे ले लेता हूँ, 15 माइनस 15 जे कैप इंटू 15 आई कैप, तो ये हुआ -150 जे क्रॉस आई, जे से आई हुआ तो माइनस के कैप आ जाएगा इसके साथ बेटा। अब फिर -10 जे कैप इंटू 5 जे कैप, तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जे क्रॉस जे जीरो होगा। देन -10 जे कैप इंटू 30 के कैप, माइनस जे कैप इंटू 30 टाइम्स के कैप, तो -300। तो ये हुआ जे क्रॉस के होगा बेटा आई कैप पॉजिटिव का। फिर आते हैं 2 के कैप पे, 2 के कैप इंटू 15, तो 2 इंटू 15 तो 30 हुआ। के क्रॉस आई हुआ जे कैप। Yes, sir. उसके बाद होगा मेरे पास 2 के कैप इंटू 5 जे कैप, 10 के क्रॉस जे होगा बेटा, उल्टी साइड जा रहा हूँ तो -5 कैप, और फिर के का क्रॉस कैप ये जीरो होगा। ठीक है, अब इन टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 10 के कैप -60 जे कैप प्लस 150 के कैप -300 आई कैप प्लस 30 जे कैप, देन -10 आई कैप। ये सब हो गया। अब आई और आई वालों को देख लो, तो -300 आई था, -10 आई है, -310 आई कैप, और फिर जे देख लो -60, और ये +30 जे कैप, और 10 के और 15 के प्लस 160 के कैप, ऐसा कुछ आएगा बेटा आंसर। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। तरीका वही है, बस हमने अलग तरीका वो दिखा, और छोड़ इसलिए दिया था कल की आज रिवाइज हो जाए, तो अभी आपको ये थोड़ा लग गया आइडिया कि क्या पढ़ रहे थे। अब चलो, अब डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज। अरे मेरा कैमरा ऑफ है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो पहला है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग। जैसे जो प्लेन है, इन द प्लेन विच इन विच अवर वेक्टर्स आर देयर, जिन वेक्टर्स का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, जिस प्लेन में वो लाई करते हैं, यहाँ पे प्लेन दिख रहा है, प्लेन ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर बी, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, वो दैट विल ऑलवेज बी ऑर्थोगोनल, यानी कि 90 डिग्री पे लाई करेगा, 90 डिग्री पे लाई करेगा। यही चीज हमने यहाँ पे देखी थी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमें राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा। तो भाई राइट हैंड थंब रूल है, हमारे वेक्टर्स तो इस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे मेरी कर्लिंग हो रही है हाथ की, और अंगूठा जो पॉइंट कर रहा है दैट इज पॉइंटिंग इन द 90 डिग्री डायरेक्शन। अब वो 90 डिग्री अपवर्ड हो सकता है या 90 डिग्री डाउनवर्ड हो सकता है, तो इसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि हमेशा 90 डिग्री पे ही होगा, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल, इट विल ऑलवेज बी ऑर्थोगोनल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स। अब दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको कि नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन तो ऐसे है, मैं ए से स्टार्ट हुआ क्रॉस बी, बी की तरफ गया तो ऊपर आ गया, और बी से स्टार्ट हुआ क्रॉस ए, ए की तरफ आया तो नीचे आ गया, तो ये दोनों वेक्टर अपोजिट वेक्टर होंगे, दे विल बी पॉइंटिंग इन 180 डिग्री, 180 डिग्री के की अलग अलग उस पे डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे दोनों वेक्टर, तो दे विल नॉट बी इक्वल वेक्टर्स, इनफैक्ट दे विल बी अपोजिट वेक्टर्स। बट अगर मैं यही मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूं, मैंने दोनों इनको बार फंक्शन में डाल दिया, मैं मॉडुलस फंक्शन में, तो ए क्रॉस बी का मोड जो है वो बी क्रॉस ए के मोड के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं डायरेक्शन नहीं कर रहा, अगर यहाँ एन कैप होता तो ये अनइक्वल होते, बट एन कैप को मैंने हटा दिया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का ए बी साइन थीटा ही होगा। तो इसलिए ये बोल सकते हैं कि अगर मोड मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड तो इसके इक्वल है, बट अगर पूरे फंक्शन की बात करें तो दैट इज नॉट इक्वल, पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन की, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो दैट इज नॉट इक्वल। अब डिस्ट्रीब्यूटिव है, अगर मुझे ए का करना है क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, बी का कर लूँ फिर सी का कर लूँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वेक्टर सम के ऊपर वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी व्हेन द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। क्यों बेटा?
क्योंकि देखो ए बी साइन थीटा ये फॉर्मूला है, थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 90, ये वैल्यू 1 आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की हमेशा 1 हो सकती है। साइन लाई कहाँ करता है, 0 से 1 के बीच में, तो मैक्सिमम इज 1, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। और ये कब होगी, when the vectors are at 90 degree to each other, तो they are at 90 degree to each other, this means when the vector are orthogonal, orthogonal मतलब क्या होता है, at 90 degree, orthogonal और perpendicular, perpendicular का मतलब भी 90 डिग्री होता है। when vectors are orthogonal to each other or they are making a 90 degree angle with each other, तब हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है that will have maximum value। ठीक, अब देखो, और एक प्रॉपर्टी लास्ट बच गई, ये हमारे जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है, बस आप फॉर्मूला याद रख लोगे ना, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, इससे सब निकल आएगा ये। अगर इसको आपको थोड़ा पूरा पता पड़ गया तो ये सब कुछ नहीं है, रटना भी नहीं, कुछ नहीं करना इनका। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर मेरे दो वेक्टर नॉन जीरो हैं और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो दिस मीन्स द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। यानी कि देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिख रहा है ए बी साइन थीटा, अब मैं बोल रहा हूँ कि नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये नॉन जीरो होगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये भी नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो है ये। बट ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो इस बड़े ब्रैकेट में है, अगर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जीरो है, दिस मीन्स कि साइन थीटा को फिर जीरो होना पड़ेगा। और साइन थीटा जीरो कब होता है, एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड एट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होता है जीरो। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो मतलब वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक, 180 का मतलब है कि वेक्टर ए इधर पॉइंट कर रहा है तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिफाइन कर रहा है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट एरिया को डिफाइन करता है, एक एरिया को। तो सपोज करो जो एरिया ये शेड करेंगे कॉमन, जब दोनों एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं ऐसे, तो इनके बीच में कुछ एरिया आ रहा है क्या, इनके बीच में कोई भी एरिया नहीं आ रहा, इनके बीच में कोई भी एरिया नहीं आ रहा, दे आर जस्ट एनकम्पासिंग ए लाइन सेगमेंट, लाइन का एरिया जीरो होता है, तो इसीलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो हो गया। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब भी एरिया जीरो। ठीक, तो ये ध्यान रखना, अभी देखो एरिया के हिसाब से बताऊंगा अगले स्लाइड पे। अगर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स ये बोल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिफाइन कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट इज जस्ट डिफाइनिंग द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, देखो वेक्टर ए दिख रहा है सबको, ये रहा, वेक्टर बी Yes, दिख रहा sir. है, ये रहा, तो इनके इनसे जो एक पैरेललोग्राम बनेगा ये वाला, इस पैरेललोग्राम का एरिया ही होगा क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये पैरेललोग्राम का जो मैंने ग्रीन शेड कर दिया ना एरिया, इसके बराबर होगा। ठीक, कैसे होगा देखो, Sir. इसकी अगर पैरेललोग्राम की हाइट निकालूं तो ये हाइट हो गई, ये थीटा एंगल था ही दोनों वेक्टर के बीच में, तो इस पैरेललोग्राम का बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई। ठीक, तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है बेटा एरिया का, पैरेललोग्राम का एरिया देखो, बेस इंटू हाइट, ये आप याद रखना, बेस इंटू हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हाइट, बेस तो मुझे पता है, बेस क्या है बेटा, बेस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वेक्टर ए, जो वेक्टर ए की लेंथ है उसके बराबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड को बोलते हैं ना लेंथ, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी लंबी लेंथ, ये मैंने बताया था। वेक्टर्स में तीन चीज होती है, टेल, एक हेड और एक लेंथ। तो लेंथ किसको बताती है, उसके मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि जितना लंबा ये वेक्टर है उतनी उसकी लेंथ होगी, तो ये आ गया ए। उसके बाद हाइट मुझे निकालनी है, हाइट में निकाल सकता हूँ इस वाले ट्राइंगल में, जो ये येलो कलर से अभी बना रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा कोस थीटा लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री। तो हाइट आएगी इसकी क्या, बी साइन थीटा, बी ऑफ साइन थीटा। क्यों, कि एंगल के अपोजिट वाला क्या होगा, ये साइन थीटा होगा, और ये वाला नीचे वाला ये कोस थीटा होगा। तो मुझे पता है कि बी हाइपोटेन्यूज है, तो बी टाइम्स साइन थीटा होगा एच, एच की वैल्यू हो गई बी टाइम्स साइन थीटा, तो एच इक्वल्स टू बी साइन थीटा।
अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ, बेस, बेस पता है ए है तो ये ले आया यहाँ ए इंटू हाइट बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ए बी साइन थीटा हुआ, यही तो मेरा वो था क्रॉस प्रोडक्ट एरिया के बराबर। तो एरिया क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। भाई इसके आगे बस एन कैप की वो रहेगी ना कमी, अगर एन कैप भी आ जाए तो ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करने लगा। तो यही बोल रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिफाइन करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, यानी दो वेक्टर के बीच में एरिया कितना आ रहा है। अब देखो इस हिसाब से ज्योमेट्रिकली देखो, जब मैंने आपको बोला इफ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, ये इधर पॉइंट कर रहा है, और दूसरा वेक्टर बी है, ये भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या एरिया है, ये कोई एरिया शेड थोड़ी कर रहे हैं बीच में, भाई दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो इनके बीच का एरिया कुछ नहीं होगा, तो एरिया इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में एरिया कुछ नहीं आ रहा, मतलब शेडिंग नहीं हो रही ना किसी एरिया की, भाई अगर ये ऐसे एक ही डायरेक्शन में है बिल्कुल एक के ऊपर एक, तो कुछ नहीं है, लाइन सेगमेंट का एरिया 0 होता है बेटा। तो एरिया इज ए 2D, देखो हम जब डायमेंशंस पढ़ रहे थे तो वो चीजें भी यहाँ जुड़ रही हैं, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो एरिया क्या है, एरिया इज ए L2, हम L2 को बोलते हैं ना एरिया, कि इट्स सेकंड डायमेंशन इन, इट इज यूजिंग 2 डायमेंशन इन लेंथ, L2 है, और लाइन सेगमेंट L होता है, तो L2 और L दे आर नॉट रिलेटेड ना, ये दोनों अलग अलग डायमेंशन की बात है। अगर मैं L का बोलूँ कि L पे कितना एरिया, कुछ भी एरिया नहीं है सर, क्योंकि एरिया के लिए मिनिमम दो डायमेंशन चाहिए लेंथ की, और लाइन सेगमेंट के अंदर सिर्फ एक डायमेंशन है। तो उस तरीके से भी सोच सकते हैं, डरेंगे नहीं, देखो मैं ये चीजें बीच बीच में बोल रहा हूँ, इससे डरेंगे नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो नहीं डरेंगे, बट हाँ अगर समझ आ रहा है, जैसे डायमेंशन की बात बोल रहा हूँ बीच में, तो खुश होंगे कि चलो ये चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक। तो अब बात आई ये, तो एरिया 0 हो गया। सिमिलरली अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में पॉइंट कर रहे होते, लाइक ये बी होता, ये वेक्टर ए होता, तो यहाँ भी एरिया इनके बीच में 0 होता, तो दिस मीन्स देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन देख रहे थे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एरिया। वहां पे हम एक एक वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर की परछाई देख रहे थे, यहाँ पे हम एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर इन दोनों के बीच में कॉमन शेडेड एरिया देख रहे हैं। जैसे हमने पैरेललोग्राम के लिए देखा, ऐसे ही हम देख सकते हैं किसके लिए, ट्राइंगल के लिए। तो एरिया ऑफ अगर ट्राइंगल मतलब क्या हुआ, देखो वही पैरेललोग्राम दोबारा दिखाता हूँ, सेम पैरेललोग्राम है, सेम वेक्टर ए है, सेम वेक्टर बी है। अब देखो दिस कंप्लीट पैरेललोग्राम पी क्यू टी एस, इसके एरिया को दो इक्वल भाग में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज दिस, ये ग्रीन शेडेड जो हो गया, ठीक है। सेकंड वन कैन बी दिस येलो शेडेड। तो इसको दो इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इस पैरेललोग्राम को, हो गया ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो जब मुझे पता था कि द क्रॉस प्रोडक्ट सेज द एरिया ऑफ द कंप्लीट, जब पूरे इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है पिछले स्लाइड में देखा, दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस पूरा का पूरा पैरेललोग्राम। तो इसका आधा है अगर है, तो दैट इज नोन एज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। इस अगर एरिया को हाफ से डिवाइड कर दूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो रेड कलर का शेड किया अभी, इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे अगर ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये हाइट तो दोनों की कॉमन है ही भाई, पैरेललोग्राम की भी वही हाइट है और इस वाले ट्राइंगल की भी वही हाइट है, हाइट। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए है, ठीक है सर, इंटू हाइट है, हाइट बी साइन थीटा है, वही जो देखी थी। तो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, ये क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल बता देगी। तो हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देख लो, ठीक है। अब आते हैं फाइनल एग्जाम इस पे, ये वाला क्वेश्चन 1 आप लोग मेरे लिए सोल्व कर दो, जस्ट पिछले दो गर्मा गर्म जो टॉपिक पढ़ा है पिछले दो स्लाइड में वही यूज होगा, बिल्कुल ताजा ताजा है सब कुछ, बेटा करो, आंसर निकालो। निकालो इसका आंसर क्या आएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स, मुझे दो वेक्टर दे दिए, इन दोनों के बीच में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो।
अभी अभी देखा है, क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, 3 बच्चों का आंसर आ गया, शाबाश। देखो बेटा, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिविटी का बहुत भयंकर इशू है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर कनेक्ट हो जाते हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट वो लोग कंसिस्टेंटली आंसर दे रहे हैं। तो आप भी ऐसा डेडिकेशन बनाओ सब लोग। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड कि कई बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अभी भी डिस्कनेक्टेड है बेचारे। तो उन बच्चों का, ऐसे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, लाइक है, तो आप लोग भी आंसर करते रहो, ठीक है। चलो, शाबाश। देखो बेटा, अब मैं आपको करा देता हूँ इसको, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे शिफ्ट करेंगे। कितने बच्चों का आंसर 33/2 यानी कि 16.5 आया है? हाँ, मैं यही यस बोल सर। रहा था बेटा, कई बच्चों में बहुत इशू है। 16.5 आया किसी का आंसर? अभी यस कोई सर। बोल, है ना, आया है, ठीक है। Yes, sir. देखो अभी करते हैं हम लोग इसको, फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अभी देखो, हमने अभी देखा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है बस। तो ए क्रॉस बी देख लेते हैं क्या होगा। 3i कैप है प्लस 4j कैप है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ? -3i कैप प्लस 7j कैप के साथ, ठीक है बेटा। अब करो, आई से आई किया, 3i इंटू थ्री -3i तो 0 हो गया बेटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, एंगल 0 होगा, तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इस हिसाब से हो गया। 3i कैप इंटू 7j कैप किया, तो 7 3 जा 21, आई क्रॉस जे हो गया k कैप। ये देखो, ये ऐसे बना लो, आई जे के, तो आई से जे आया, आई से जे आया तो बच गया के आया तो पॉजिटिव, बिकॉज आई एम मूविंग इन द रेड एरोज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। 21 एंटी क्लॉकवाइज बोलो या फिर आई जे के, ऐसे मतलब सीधा ए बी सी डी के ऑर्डर में, अगर सीधे ऑर्डर में हूं तो पॉजिटिव आएगा। आई क्रॉस जे लिया है इसलिए के कैप आ गया। नाउ 4j, 4j की बारी आई, 4j इंटू -3i, तो -12 जे क्रॉस आई, जे इंटू क्रॉस आई, तो -k कैप आ गया बेटा ये, क्योंकि जे से उल्टा गया आई की तरफ, बच गया के लगाओ, और उल्टा गया था इसलिए नेगेटिव साइन, ठीक। अब बचा जे क्रॉस जे, ये 0 हो जाएगा, तो ठीक है, अब कोई बात नहीं। 21 k कैप प्लस 12 k कैप, ये आया मेरा, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आया बेटा?
21 ये 33 के कैप, एक क्रॉस भी आ गया, ठीक है। अब नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, जितने भी उसके कंपोनेंट है उनका स्क्वायर लो और अंडर रूट कर दो। तो एक ही कंपोनेंट है 33 के कैप, 33 का ही स्क्वायर लूंगा और उसी का अंडर रूट कर दूंगा, तो फाइनल आंसर आया 33। अब इफ आई डिवाइड द मैग्नीट्यूड बाई 2, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो क्या है 33/2, और इसी को बोल सकते हैं 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है ना, यार्ड भी हो सकता है, फीट स्क्वायर भी हो सकता है, तो बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, बट जो भी यूनिट होगा दैट विल बी द यूनिट ऑफ एरिया, यानी इट विल बी सम स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब क्या होगा कि इट द एरिया विल बी स्पेनिंग L2, लेंथ का स्क्वायर, यानी कि L पे 2 डायमेंशन होगा, इसका मतलब बस यही है। चलो अब हो गया, अब बचा एक ये क्वेश्चन, ये आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी इसकी कहानी यही समाप्त हो गई है, वेक्टर्स की बात यही खत्म कर रहे हैं बेटा। अब डाउट अगर वेक्टर में है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, किसी में भी डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। जिनको डाउट है वो हैंड रेज कर लो। नहीं है डाउट, कोई बात नहीं, शाबाश। चलो आ गई, फाइल भी हमने लोड करी थी वो, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नया टॉपिक। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, ठीक है। अब ये वाले जितने भी मैथमेटिकल टूल्स हैं ये हम कहाँ यूज करेंगे, फिजिक्स में, इसलिए इनको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। पूरा पर्पज इसका ये है कि यहाँ पे जो नोट्स है ना, इसमें जितने भी फॉर्मूला वगैरह हैं, तो आपको एक एज ए नोट्स काम आ जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ डिस्कशन कर लेंगे, बाकी आप इसको यूज करके रट लेंगे चीजों को। तो यही है, ज्यादा स्कोप हमारा है नहीं, मैथमेटिकल टूल्स हम फटाफट पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। हम बस उतना देखेंगे जितना हमारे लायक, हमारे काम के लायक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर कुछ ग्राफ्स देखेंगे, सम कुछ कुछ फंक्शंस के। देन वी विल सी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ फंक्शंस देख लेंगे, फिर कल ग्राफ वगैरह और ये सब देख लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन, ये सब हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक। और आप ये फॉर्मूलाज रटते चलेंगे, जो जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, उन सबको भी अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर इधर से टाइम बच जाता है तो आपको असाइनमेंट ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है वेक्टर्स का, वो अटेम्प्ट करोगे सबके सब बच्चे। और बाकी जो भी असाइनमेंट आपको मिले हुए हैं ना, उन सबको, जो भी नहीं किया, मान लो आपने यूनिट्स का नहीं किया, फिजिकल वर्ल्ड का नहीं किया, तो वो सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मिल सकता है जब तक ये चलेगा क्लास में। चलो जी, अब फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन, बताओ कोई बच्चा मुझे बताओ कि फंक्शन किसको बोलते हैं। हम्म, किसको बोलते हैं फंक्शन। शादी ब्याह का फंक्शन होता है ना भाई, उसी को फंक्शन बोलते हैं, है ना। किसी की शादी हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की पार्टी हो, उसको क्या बोलेंगे, मेरे यहाँ तो उसी को फंक्शन बोलते हैं। तो आपके यहाँ भी बोलते हैं क्या ऐसी, Yes, sir. बोलते हैं ना। चलो ठीक है, लेकिन वो Yes, sir. ये वो वाला फंक्शन नहीं है, हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन की बात करते हैं। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो कुछ ऐसा जिसमें अगर हम एक यूनिक इनपुट दे रहे हैं, तो उस यूनिक इनपुट के करस्पॉन्डिंग अगर एक यूनिक आउटपुट आए, है ना, कोई इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट आए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स, एक एक्स है 2x, ठीक है। फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स, एफ वाई। एफ एक्स का मतलब क्या है कि इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, उसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एक्स है, तो जो भी वैल्यू मैं एक्स की यहाँ डालूंगा, टू एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ए यूनिक आउटपुट, है ना। जो भी अलग अलग वैल्यू, मान लो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे डालू, तो 2x की वैल्यू क्या होगी बेटा,
2 होगी। भाई एफ ऑफ अगर 1 निकालूं तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स की जगह 1 था, यहाँ पे 1 था तो इधर भी 1 लिख दूंगा तो 2 आ गया। एफ ऑफ 2 निकालूं तो 2 इंटू 2 4। एफ ऑफ 1.5 निकालूं तो 2 इंटू 1.5 तो 3 आ गया। तो जैसे जैसे मेरी एक्स की वैल्यू बदलती जा रही है, जैसे जैसे मेरी एक्स की वैल्यू बदलती जा रही है, वैसे वैसे मेरा फाइनल आंसर भी बदलता जा रहा है। भाई मुझे पता है कि मैं एक कोई भी वैल्यू डालूंगा उसके डबल करके उसका आंसर आएगा वैल्यू। तो ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। इससे मतलब क्या होगा, टू एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, जितना भी एक्स की एक यूनिक वैल्यू इनपुट आएगी उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट आने वाला है, ये मुझे पता है। जैसे जैसे मेरा एक्स बदलता जा रहा है वैसे वैसे मेरा फाइनल आंसर भी उसके हिसाब से बदलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन की यही डेफिनेशन है। The rule of relationship between two variables such that there is only one unique output to every input। हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट रहेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल हम फोर्स के लिए एफ एक्स देख रहे थे। अब सपोज करो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। सबको पता है ये बात। भाई काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ये फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं, भूल गए? हाफ एम Yes, वी MV स्क्वायर, है ना। हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब इस ये तो हमें पता है क्योंकि हमने रट रखा है, पर इसको मैथमेटिक्स के नजरिए से देखें या फंक्शन के हिसाब से देखें तो देखो कैसे डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑफ ऑन वेलोसिटी, ये हमें एक्सपेरिमेंटेशन से पता चल गया। ठीक है, चलो पता चल गया। फिर इसको लिखा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन को लिख दिया इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर फंक्शन का एफ यूज करते तो एफ ऑफ वी, तो लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इज सम फंक्शन ऑफ वी। तो इसको यहाँ पे लिखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ ऑफ वी, यानी काइनेटिक एनर्जी सम फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। कौन सा फंक्शन होगी, ये हमने बाद में डिराइव कर ही रखा है सबने कि इट विल बी एम वी स्क्वायर। तो एफ ऑफ वी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहां से पता चला कि काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। उस चीज को ऐसे लिखते हैं, ये हो गया। ठीक है, येलो सर्कल में बस ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो भी मेरी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, अगर मास चेंज होता है तो भी मेरी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। सिमिलर एग्जांपल कैन बी एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। वर्क और एनर्जी के तो सेम यूनिट होते हैं, तो इसको या तो आप एनर्जी लिख लो या फिर आप इसी को वर्क लिख सकते हो, वर्क और एनर्जी। तो देखो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों पे डिपेंड करता है वर्क डन या फिर एनर्जी खर्च की गई, जो जितनी भी स्पेंट एनर्जी है, कि मुझे एक लिमिट, एक फोर्स की हेल्प से किसी चीज को डिस्प्लेस करने में जितनी एनर्जी लग गई, वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, कि जितना दूर तक मैं डिस्प्लेस करूंगा किसी चीज को उतना ही ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है, जो एनर्जी है, स्पेंट एनर्जी, खर्च की गई एनर्जी, वो डिपेंड किस पे कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। जितना दूर घसीट के ले जाओगे चीज को उतना ही एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, जितना दूर बाइक को लेके जाओगे उतना ही तेल ज्यादा खर्च होगा। ठीक है ना भाई, जितना आप अपने पैदल चलोगे उतना ही आपको भूख ज्यादा लगेगी। तो वही हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जितनी कर रहे हो उतनी ही एनर्जी यूज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट। भाई जितना आप डिस्प्लेसमेंट करोगे उस हिसाब से एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। तो हमारा फंक्शन जो होगा उसमें एफ ऑफ एक्स है, उसमें वेरिएबल क्या होगा, अंदर वाला जो एक्स वेरिएबल है दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वेल जो एफ है फंक्शन वो डिपेंडेंट है। बस ये सिंपल सी बात थी। एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी फंक्शन होगा उसमें जो अंदर वेरिएबल होगा जिसका वो फंक्शन है दैट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो डिपेंडेंट होगी। ठीक, अब हमने देख लिया कि फंक्शन क्या होता है, थोड़ी बहुत और बातें कर ली, हल्की हल्की बातें इस पे। अब हम देखते हैं स्लोप। देखो स्लोप के बारे में जान ले, फिर हम अलग अलग जो फंक्शन हैं उसके प्लॉट भी देख लेंगे। बाय फाइंडिंग द स्लोप और ड्राइंग ए टेंजेंट ऑन ए कर्व वी कैन फाइंड द डायरेक्शन। तो स्लोप हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक, तो अब देखो ये वाला प्लॉट आपको दिख रहा होगा, इसमें ये ग्रीन कलर की लाइन दिखी है आपको, Yes, sir.
इस Yes, ग्रीन sir. कलर की लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब क्या हुआ, ढलान, कितनी ज्यादा ढलान है। तो ऐसे हम आम आम बोलचाल की भाषा में भी तो बोलते हैं कि ये स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप कम है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई ढलान ऐसे थोड़ी कम ढलान पे है तो दैट इज स्लोप ऑफ द दैट इंक्लाइंड इज वेरी लेस। अगर वो ज्यादा है, ज्यादा स्टीप है, तो हम बोलते हैं इसका स्लोप काफी स्टीप है। तो देखो ये ग्रीन वाली लाइन का अगर मैं क्या करूं, प्रोजेक्शन डालूं किस पे, एक्स एक्सिस पे डाल दिया, ऐसे नीचे ले आया, तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन आएगा कुछ ऐसा। वही इसका वाई पे डालूं तो इधर आएगा, इसके बीच में। तो ये जो एक्स और वाई के प्रोजेक्शन है, इनके बीच में दूरी निकालना चाहूं तो ये क्या आएगी बेटा, यहाँ तक तो x2 था, यहाँ तक x1 है, तो ये x2 माइनस x1 आएगा। सिमिलरली ये वाला आएगा y2 माइनस y1। तो x प्रोजेक्शन है वो तो हुआ x2 माइनस x1, y प्रोजेक्शन है y2 माइनस y1। तो अब मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप की डेफिनेशन ये होती है कि स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। जो थीटा एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो मुझे एक्स एक्सिस के साथ अगर इस ग्रीन वाले लाइन का स्लोप चाहिए तो क्या करूंगा, आई विल टेक टेंजेंट ऑफ थीटा। तो जिस एक्सिस एक्स के साथ बना रहा है तो एक्स के साथ इसका स्लोप वही होगा कि जो ये थीटा एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसका टेंजेंट ले लूं। तो टेंजेंट अगर मैं लेता हूं, टेंजेंट ऑफ थीटा लेता हूं, तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर, क्या ये वाला परपेंडिकुलर नहीं है, ये भाई ये चीज इसकी परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या है, y2 माइनस y1। तो इसको मैं डाल दूं फॉर्मूले में, y2 माइनस y1, ठीक है। और बेस क्या है, बेस है x2 माइनस x1। तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप ऐसे निकाल सकते हो आप लोग। यही चीज यहाँ पे दी है, बस आप नोट्स में पढ़ लेना इसको। बस मैं ध्यान ये रखना है, स्लोप को m से डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यू होती है टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर। टेन थीटा आपको दिख ही रहा है कि y प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाय x प्रोजेक्शन, ठीक है। Yes. अगर वही चीज अगर कोई कर्व्ड सरफेस हो, कर्व्ड है या कर्व्ड फिगर हो, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस अगर वैल्यूज निकालनी है तो टेंजेंशियल टेंजेंट डालेंगे, और उस टेंजेंट से क्या मिलेगा, डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये सब चीजें सर्कुलर मोशन जब होगा, जब एकदम डिटेल में डिस्कस होंगी कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट क्या है, तो वो वहां पे अब एकदम से इसको अच्छे से बताएंगे बेटा। तो अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि अगर कर्व्ड है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर जब आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे हम सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे स्लोप या फिर डायरेक्शन का सेंस हमें टेंजेंट से मिलेगा, ठीक। अब ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस, हम अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ देखते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला आ रहा है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि y एंड x, भाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट। फंक्शन में हमने देखा कि एक तो होगा इंडिपेंडेंट और एक होगा डिपेंडेंट। तो इधर क्या है, y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिख दिया, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। क्या है इसकी वैल्यू, mx प्लस सी, ठीक। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, क्यों, क्योंकि y डिपेंड्स अपॉन x, और किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है, इस हिसाब से कर रहा है, सर दिख रहा है मेरे को, mx प्लस सी किसके बराबर है, y। तो y इज सम फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसको लिख दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये चीज डिफाइन करती। अब देखो इसको मैं लीनियर क्यों बोल रहा हूँ, सिंस पावर ऑफ x एंड y इस वाले रिलेशनशिप में, जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूँ y और x का, इसमें x की पावर क्या है भाई, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपको दिख रहा है, इसमें x की शक्ति कितनी है, x की पावर क्या है, बोलो भाई। x की पावर 1 है ना भाई, अगर कुछ नहीं दे रखा तो 1 है, अंडरस्टूड है। x की पावर क्या है, 1। और y की पावर भी 1 है। सिंस दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब क्या हुआ कि x और y उनकी पावर 1 है, ये लीनियर डिपेंडेंस है। तो इसको इसलिए इस फंक्शन का नाम लीनियर फंक्शन है। अगर यही पावर बढ़ जाएगी, ये पावर अगर x के ऊपर बढ़ जाए या y के ऊपर बढ़ जाए, यानी मान लो मैं बोल दूं वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एम एक्स, तो फिर ये लीनियर नहीं बचेगा। या फिर मैं बोल दूं y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वेयर बोल दूं, तो ये लीनियर नहीं बचेगा।
तो बस ये ध्यान रखो कि लीनियर का मतलब इसलिए है क्योंकि पावर एक्स और वाई दोनों की एक एक ही है, तो इसलिए इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। अब वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब यहाँ पे अलग अलग चीज को जान लेते हैं। वाई तो मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एम क्या है, एम इज स्लोप, स्लोप ऑफ दिस लाइन, जो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। और सी क्या है, सी इज द वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट देखो बेटा, ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, इस ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर तीन चीजें हैं। एक तो ये जहां पे ये वाई एक्सिस को काट रही है, इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। इसकी ऊंचाई है सी, एक्स से इसकी दूरी है सी, तो इसको बोल रहे हैं वाई इंटरसेप्ट, इसलिए इसमें ऐड हो गया वाई की वैल्यू में। ठीक है, जैसे जैसे सी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो वाई में ऐड हो रहा है ना। अगर स्लोप जीरो भी हो जाए, स्लोप जीरो भी हो जाए या एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाए, तो भी देयर विल बी सम सी, वाई की वैल्यू में सी तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, वही सी ये। ठीक, अब मैं स्लोप कम ज्यादा करूंगा, मान लो मैं सी फिक्स रख के, मैं इसका सी फिक्स रखता हूँ और स्लोप को कम या ज्यादा करता हूँ, एम को कम या ज्यादा कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कम एम का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा क्योंकि सी फिक्स है, बट एम कम हो गया तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे एम को घटाता लाऊंगा ऐसे हो जाएगी ये। एम को बढ़ाऊंगा इससे आगे तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, थीटा बढ़ रहा है बट स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यही है सी। और अगर मैं दूसरी चीज एक्स को वेरी कर रहा हूँ, तो एक्स को तो वेरी कर ही रहा हूँ यार, एक्स को तो इधर बढ़ाते ही ले जा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से तो वैल्यूज प्लॉट हुई हैं। तो एक्स को कम ज्यादा करने से तो ये ऐसे लाइन से ये लेंथ है इसकी कम ज्यादा होगी सेगमेंट की, और एंगल कम ज्यादा करने से या स्लोप कम ज्यादा करने से ये ऐसे कितने एंगल पे रहेगा वो होगा। बट स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सी रहेगा क्योंकि सी मैंने इंटरसेप्ट डाला है, और सी को अगर कम ज्यादा करूंगा तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा या यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका पॉइंट ये होगा ना, इधर से स्टार्ट हो गया ऐसे ऐसे कम ज्यादा स्लोप, या फिर इधर से ऊपर नीचे। तो सी इस पे एक्सिस पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो डिफाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट। और स्लोप क्या डिफाइन कर रहा है, स्लोप इज डिफाइनिंग कि एक्स एक्सिस के साथ इसका कितना इंक्लिनेशन है। तो तीसरी चीज आ गई हमारी एक्स, तो एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई इज डिपेंडिंग ऑन द एक्स वेरिएबल। तो ये चीजें हमें पता चल गई यहाँ से बेटा। अब स्लोप क्या था, स्लोप था एम, और एम को क्या बोलते थे, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज इक्वल टू एम, और इसी को मैं बोल रहा था स्लोप। ठीक है, अब ये चीज समझ आई किसी को लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन आया कि नहीं आया भाई। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये बात कुल मिला के बात जो याद रखनी है वो ये है, बाकी इसके अलावा जो समझ आया वो प्लस पॉइंट है, बढ़िया है। अरे यार मेरे को है ना कोई एनिमेशन बनाने वाला मिल जाए ना तो मजा आ जाए, क्योंकि फिजिक्स तो मैं बता सकता हूँ, बस ये वाला अगर आपको थोड़ा वीडियो दिखती तो और मजा आता। ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम होता है स्लोप, और बाकी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी याद रखेंगे। अब देखो इसमें दो वेरिएशन और देख लेते हैं फिर आज की क्लास समाप्त कर देंगे। तो आपने देखा कि लीनियर फंक्शन क्यों है, क्योंकि y और x लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था, इसमें x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि लीनियर फंक्शन का प्लॉट जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर, लीनियर फंक्शन। लीनियर मतलब एक एक डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ बोल लो या कुछ भी बोलो, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई की भी वैल्यू 1 होगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी, इसलिए लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें हम वेरिएशन डालेंगे। देखो इसमें एक स्पेशल केस हो सकता है कि c इक्वल टू जीरो, सी की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो c की वैल्यू जीरो होगी मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस प्लॉट का वो जीरो पे आ जाएगा, y इक्वल टू जीरो आ गया नहीं, 0,0 पे, तो यहाँ पे जीरो, वाई भी तो जीरो है, y इक्वल टू जीरो पे आ गया। तो ऐसे केस में y इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो, भाई c तो जीरो हो गया था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो है। अब इस जीरो को लिखो या मत लिखो, मिटा दो चाहे तो, y इक्वल टू एम एक्स लिख दो। तो एक स्पेशल केस ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स। अब इसमें वेरिएशन कैसे आ सकता है, जीरो से ही शुरू होगा बेटा ये, लेकिन कम स्लोप है तो ऐसे थोड़ा कम हो जाएगा टेंजेंट थीटा, स्लोप ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमारे पास ये जीरो ही रहेगा। तो ऐसे ग्राफ को बोलेंगे y इक्वल टू एम एक्स। ठीक,
पहले क्या था, पहले किसी सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था, सी एक ऊंचाई थी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बट अगर ये जीरो से स्टार्ट होने लगेगा तो सी की वैल्यू जीरो हो गई, जीरो हो गई तो ऐसा कुछ प्लॉट आएगा जैसा आपको दिख रहा है। अब एक और स्पेशल केस हो सकता है, दैट इज सी इक्वस टू जीरो एंड एम इक्वस टू वन। तो सी जीरो रहेगा और एम वन हो जाए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो जीरो पे ही रहेगा ये, और स्लोप भी वन के बराबर हो जाए, यानी कि जो स्लोप है ये वन हो जाए, तो थीटा कुछ होगा इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब स्लोप वन हुआ यानी कि एम इक्वस टू वन, यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वस टू वन। टेंजेंट थीटा वन कब होता है, थीटा कितना लिखूं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45 इक्वल्स टू वन होता है ना भाई, 1045 जी इक्वल्स टू सर। वन, तो 1045 वन होता है, दिस मीन्स कि दिस थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब एक और भी हुआ बेटा कि ये बीच बीच में काट रहा है, बिल्कुल ये सिमेट्रिक हो गया है। 45 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री के एंगल को आपने दो बराबर भाग में बांट दिया, ये भी 45 और ये भी 45, दोनों 45 हो गए। दिस मीन्स कि ये जो लाइन है ना ये बीचों बीच जा रही है, बिल्कुल एक्सिस के बीचों बीच। अब इसमें से आप कोई भी टेंजेंट कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यानी ऐसे करोगे तो 3 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, 4 वाला करोगे तो 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। दिस मीन्स इट इज नथिंग बट y इक्वल्स टू एक्स। भाई फॉर्मूला में भी डालोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, तो आपने बोल दिया c इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, और m इक्वल्स टू वन है, तो y इक्वल्स टू वन इंटू एक्स प्लस जीरो, तो y इक्वल्स टू एक्स। तो जो वैल्यू x की रहेगी वही वैल्यू y की रहेगी। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट आएगा। और वैसे फंक्शन का ग्राफ क्या है, ये आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन है भाई, ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0, एट एन एंगल 45 डिग्री, एट एन एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ओरिजिन से पास होते हुए जो स्ट्रेट लाइन होगी दैट इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। और उसका खासियत क्या है कि जो उसका इनपुट जाएगा, यानी एक्स की जो भी ये एक्स तो इनपुट है ना, जो इसमें इनपुट डालोगे वही इसका आउटपुट आएगा। तो y इक्वल्स टू एक्स, दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये वाले सब थे क्या, लीनियर फंक्शन थे, क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है बेटा, जब आप ड्रॉ करोगे तो इट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन ऑन एनी ऑफ द ग्राफ्स। ठीक है, अब किसी को इसमें डाउट है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज कल फिर हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। डाउट्स प्लीज।